अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, और उसके बाद जो आवाम का शदीद और जायज़ रद्द अमल देखने को मिला, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आवाम फ्रस्ट्रेट है, लोग तंग आ गए हैं, ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात से हमारी न्यूज़ फीड भरी होती है। एंड नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कल को ये हमारे भी किसी जानने वाले के साथ या हमारे अपने साथ भी हो सकता है। ये वाक़यात क्यों पेश आते हैं, हमारे कौन से वो बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से ये क्राइम परपेचुएट होते हैं, इस पे मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लेकिन मेरी आप लोगों से एक छोटी सी और बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि आपने जो भी राय देनी है, आपकी राय सर आँखों पे, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपका ही है, मगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद ही कोई राय दीजिएगा। अमूमन होता है 20 मिनट की वीडियो होती है, लोग चौथे मिनट पे ही अपनी राय बना के और फ़ौरन नीचे शुरू हो जाते हैं। तो बस ये एक छोटी सी आप अगर पूरी कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखें, वाक़े के ऊपर आते हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और जैसा कि मैंने कहा, आवाम का रद्द अमल बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है। आवाम चाह रही है कि जी ऐसे मुजरिमों को फांसी पे लटकाया जाए, 100% लटकाया जाए, बिल्कुल मैं उसकी सपोर्ट में हूँ। लेकिन कल ही मैं एक फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि ईरान के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा फांसियाँ दी जाती हैं। और अगर ज़ैनब वाला वाक़या देखें, जो कसूर में मासूम बच्ची जो इस दुनिया से चली गई, उसके मुजरिम को भी फांसी दी गई थी, तो उसके बाद भी कसूर में वाक़यात कम, कुछ साल तो डर रहना चाहिए था, मगर कुछ ही हफ्तों बाद दोबारा कसूर से केसेस आना शुरू हो गए। तो इसी तरह अगर आप पिछले 20-25 साल का डेटा उठाएं पाकिस्तान में, अगर हम दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फांसियाँ दे रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क में क्राइम रेट ड्रॉप हुआ है या वो बढ़ा है? अच्छा, दूसरी पब्लिक की डिमांड होती है, जज्बातियात में ही सही लेकिन होती है, कि जी पब्लिक हैंगिंग, संसार किया जाए, सड़क पे लटकाया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल शरीयत भी यही कहती है, अल्लाह का कानून है, उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ जज्बातियात से काम नहीं बल्कि इल्मी और अकली बहस की जाती है। फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स, ठीक है, दुनिया का ये मानना है, और दुनिया का असूल कोई हरफ आखिर नहीं होता, रिसर्चेस गलत भी होती हैं, 50 आज नहीं तो 50 साल बाद डिस्प्रूव हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल आज की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया का ये मानना है कि जो पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती हैं, उससे सोसाइटीज़ में वायलेंस और बढ़ता है, ना कि कम हो। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स, पब्लिक एग्जीक्यूशंस इतनी इफेक्टिव होती तो दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क ऐसे हैं जो कि ऑफिशियली पब्लिक एग्जीक्यूशंस करते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है जो कि एक मोनार्की है, नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप है, ईरान, दोनों के बीच में कोई निकालने सूरत हाल, और चौथा है सोमालिया। शुरू के 3 मुल्क साइड पे करें, सोमालिया की ही बात कर लेते हैं। सोमालिया को हम किस नाम से जानते हैं जी? बहरी कज़ाक, पायरेट्स हैं, शिप्स लूटते हैं। तो अगर उनके जहन में ये डर अभी तक नहीं आया कि जी हमारे मुल्क में ऑफिशियली कानून है कि हमें फांसी दे दी जाएगी, हमें लटका दिया जाएगा, हमें संसार कर दिया जाएगा, वो डर ही नहीं बैठा, और वो फिर भी दुनिया में मशहूर हैं पायरेट्स के तौर पे, बहरी कज़ाक के तौर पे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि उनका सिस्टम इतना करप्ट है कि बात एग्जीक्यूशन तक जाएगी ही नहीं, हम ड्यू प्रोसेस में ही कोई ना कोई डील बना लेंगे, पैसा चला लेंगे, या असले के जोर पे फैसला इधर उधर कर लेंगे। और यही सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की भी है। हमारे यहाँ ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट पे तो लटकाना है, संसार करना है, पब्लिक एग्जीक्यूशन करनी है, पहले तो हमने उसको पकड़ना है, पहले तो हमने बंदे को पकड़ना है, फिर वो ड्यू प्रोसेस हमारे यहाँ कितना वीक है। आपके सामने पिछले ही दिनों कैमरे पे थी एक चीज़ कि एक पुलिस कांस्टेबल को बेचारा शहीद हो गया सड़क पे, एक गाड़ी ने मारा, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया जी गाड़ी कौन कौन चला रहा था। इस तरह कितने वाकयात हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने खुद एक सियासतदान की शराब की बोतलें पकड़ी, वो नहीं प्रूव कर पाए, पता चला जी शहद की बोतलें थी। तो जहाँ ड्यू प्रोसेस इतना वीक हो, कैपिटल पनिशमेंट तो एंड की बात है, तो ड्यू प्रोसेस में ही इतनी रद्दो बदल। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि जी अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा? क्योंकि अगर आप तारीख उठाएं तो किसी भी अमीर आदमी को उम्र कैद नहीं हुई आज तक। भुट्टो को फांसी हुई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे अगर आप कहें हमेशा गरीब को ही होती है। अच्छा, एक होती है हमारी ख्वाहिशात, एक होती हैं दुनिया का कानून। ठीक है, ख्वाहिश तो हमारी ये भी है कि जी पाकिस्तान ऑब्वियसली एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट उसका ख्वाब था, उसकी वो बुनियाद थी, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, हम नहीं तो हमारे बच्चे वो ख्वाब की पाए तकमील तक लेके जाएंगे। असूलन तो सूद भी हराम है, और सूद तो स्ट्रेट अप अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, लेकिन आज भी हमारा मुल्क सूदी निज़ाम पे चलता है, क्योंकि दुनिया का कानून कुछ और कहता है और वो अनफॉर्चुनेटली उसके हम ताबे। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने बोला जी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम गोल्ड में करेंगे। उसका क्या हाल किया दुनिया की ताकतों ने, वो भी हमने देखा।
कल को अगर हम इस तरह के करते भी हैं कि जी अब हम पब्लिक एग्जीक्यूशंस करेंगे, दुनिया आपको करने नहीं देगी। यूरोपियन कमीशन, वो जेनीवा कन्वेंशन निकल आएगा, यूरोपियन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, आईएमएफ आपका हाथ खींच लेगा और वो फिर हम जो है एक इकोनॉमिक उसमें फंस जाएंगे डिज़ास्टर में, और फिर सिविल वॉर चंद ही महीनों में छिड़ जाएगी, और ये रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा, हम चाहते हुए भी नहीं। आप रेफरेंडम करा लें कैपिटल पनिशमेंट पे, जो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ 99% लोगों का यही है कि जी पब्लिक हैंगिंग। आप रेफरेंडम करा लें, हर चीज़ में तो हम स्प्लिट है ना कि जी कराची सूबा होगा या नहीं होगा, आज मिक्स राय है। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम कौन सा चलेगा, दीनी चलेगा या वेस्टर्न चलेगा, उसमें भी मिक्स राय है। इसमें तो 99% लोग कह रहे हैं जी पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑन करो, खान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, आर्मी चीफ साहब लें एक्शन, चीफ जस्टिस साहब कराएं। नहीं करा सकते, फैक्ट्स की बात करो, दुनिया आपको ये काम ही नहीं करने देगी। तो अब क्या करना है हमने, ये तो था प्लान ए। प्लान ए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हमारी ख्वाहिश भी, जैसा कि मैंने कहा शरीयत में कोई दो राय हो ही नहीं सकती, मगर हम वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। चले हम तो हैं गरीब मुल्क, हम आईएमएफ के डिपेंडेंट हैं, हम तो जी कर्जों में जकड़े में, वो तो हमारा नलका बंद कर लेंगे, हम मर जाएंगे। जो ताकतवर मुसलमान मुल्क है वहाँ क्यों नहीं करते, मलेशिया क्यों नहीं करता, टर्की, चलो टर्की एक सेक्युलर मुल्क है, इराक क्यों, इराक के छोड़ कह रहा हूँ, कुवैत क्यों नहीं करता, कतर क्यों नहीं करता, यूएई क्यों नहीं करता, ओमान क्यों नहीं करता, समझ रहे हैं? क्योंकि दुनिया जो डिक्टेट कर रहे हैं वो, आप फैक्ट्स की बात करें ना, वो आपको ये काम करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ जी आप कहते हैं, एक तरफ जी नारायण कागान हुंजा पे टूरिस्ट आए, फिर दूसरी तरफ आप कहते हो जी खंभों पे लाशें भी लटकी हुई हों। ऐसे नहीं हो सकता। आप छुट्टियां मनाने इस्तांबुल जाते हैं, तकसीम स्क्वायर पे दिल शेप बलून लटके हों, उसकी जगह अगर बंदों की लाशें लटके हों, आपका दिल ख़राब नहीं होगा, आप बोलोगे यार मैं किधर आ गया। तो दो राय नहीं चल सकती। तो आपने, अच्छा चले अगर कैपिटल पनिशमेंट ये हमें नहीं मामला हल हो रहा और पब्लिक एग्जीक्यूशन हमें दुनिया करने नहीं देगी, ठीक है, तो ये प्लान ए तो हो गया साइड पे। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी हमने क्या करना है, हमने इन क्राइम्स को किस तरह प्रिवेंट करना है, उस पर बात करनी चाहिए। अब उस पर क्या डिस्कशंस हो सकती हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम होता क्यों है? बहुत से लोग क्राइम इसलिए नहीं करते कि उन्होंने क्राइम करना है, बहुत से लोग क्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि माहौल उनको सपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक कुछ पॉडकास्ट पहले एक थ्योरी के बारे में बताया था, ब्रोकन विंडो थ्योरी। क्रिमिनोलॉजी की एक टर्म है कि जिन इलाकों में बज़ाहिरी तौर पे गुर्बत दिखती है, जहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई हों, जहाँ स्ट्रीट लाइट ना हो, वहाँ क्राइम बढ़ जाता है क्योंकि वो माहौल उसको सपोर्ट कर रहा होता है। चलें छोड़े शिकागो को, मैं बफर जोन की मिसाल देता हूँ। आपके इलाकों में कितने मोबाइल छीनते होंगे, आए दिन गाड़ियों के शीशे निकाल के ले जाते होंगे, बहुत क्राइम था। क्यों जी? वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी, ना वहाँ आपने पुलिस की मोबाइल खड़ी की, ना आपने बंदे लगाए, आपने सिर्फ काउंसलर को बोला भाई ये स्ट्रीट लाइट सही कर दे। एक बार वो बत्ती जली, क्राइम 90% खुद ही नीचे हो गया। ऐसे है कराची के कितने इलाकों की हकीकत है, सिर्फ एक बल्ब लगाने से, ना वहाँ पुलिस को खड़ा, ना आपने बंदे हायर किए, ना कोई स्पेशल यूनिट फोर्स मंगाई, कोई डॉल्फिन फोर्स, कोई मोबाइल कुछ नहीं, एक बल्ब ही लगाया। इसको कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें तो पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। अब इस मोटरवे पे कोई हेडलाइट नहीं थी तो हमें वहाँ जाना था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, क्राइम परपेचुएट होता है मोस्टली हमारे अपने बिहेवियर से। आप अपने आसपास देख लें, आपके मोहल्ले में भी जी बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी रहते होंगे, सियासतदान भी रहते होंगे, आपको अच्छी तरह उनका पता होगा जी इनका ज़रिया माश क्या है और इनकी तनख्वाह कितनी कर हो सकती है, जिसमें वो इतनी महंगी गाड़ी, इनके बच्चे बाहर, ये हो ही नहीं सकता, मगर आपकी नज़र में वो इज़्ज़तदार होते हैं। तो जब आपने सोसाइटी को डायनामिक्स ये बना लिए कि गलत को गलत नहीं कहना, उसको क्वेश्चन नहीं करना, उल्टा उनको मोतबर रुतबा देना है, तो जी अल्लाह का कानून है, जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी तो फिर वहाँ पे हर किस्म का क्राइम होगा। दूसरी चीज़, विक्टिम ब्लेमिंग। सबसे बड़ा जो हमारा मसला ख़ास तौर पे रेप के केसेस में, वो ये है कि हम जिसके साथ हुआ है उसी पे ब्लेम डाल देते हैं। सबसे बड़ी कोताही है। देखिए, क्राइम क्राइम होता है। मेरे 20 बार मोबाइल छिने, ठीक है, तो मेरा मोबाइल क्यों गया? क्योंकि उस सिचुएशन में मैं पावरलेस था और अगला चूंकि उसके हाथ में हथियार था वो पावरफुल था, उसने फ़ायदा उठाया, मेरा नुकसान हुआ, तो मेरा मोबाइल गया, मेरी इज्जत तो नहीं गई। तो इसी तरह अगर किसी औरत के साथ इस तरह का वाक़या होता है, उस सिचुएशन में वो पावरलेस है, अगले ने हथियार इस्तेमाल करके या किसी भी ज़ोर पे उसके साथ ज़्यादती की, तो उसकी इज्जत क्यों गई? इज्जत तो उसकी गई जिसने ये हरकत की है, उसकी इज्जत क्यों नहीं गई? औरत की शलवार में इज्जत रखी किसने? मुझे तो ये समझ नहीं आता।
और यही वजह है, देखिए हमारा जो रद्द अमल है ख़ास तौर पे रेप के मामले में, वो ये है कि हम फ़ौरन बाहर क्यों निकली, कपड़े कौन से पहने थे, खुशबू क्यों लगाई, अरे भाई हुआ क्यों, इस पे हम नहीं जाते। कहते हैं जी मर्द तो भेड़िया है, उसको तो मौका मिलेगा वो करेगा। यार एक तरफ आप कहते हो इंसान अल्लाह की अशरफुल मखलूक़ात है, दूसरी तरफ उसी को आप भेड़िया कह देते हो, तो ये तो तौहीन अल्लाह है, तौहीन रिसालत पे यहाँ लोग मार दिए जाते हैं, तौहीन अल्लाह पे आप इस तरह कैसे कह सकते हो आप? ठीक है, तो आप जो है ये विक्टिम ब्लेमिंग, अच्छा 90% से ज़्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट इसीलिए नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि जी आपने सारी बेइज्जती, सारी शर्म, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे डाल दी, और उसका तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई अगर उस पर यह छाप लग गई कि जी इसके साथ ज़्यादती हुई थी। तो इसी डर की वजह से 90% औरतें तो रिपोर्ट ही नहीं करती। ये तो वही बात हो गई जी, कोरोना के टेस्ट ही नहीं कर रहे तो कोरोना है ही नहीं। इसी तरह 90% रिपोर्ट ही नहीं कर रही तो जी रेप तो हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में, लेकिन हो रहा है। आपके बिहेवियर की वजह से वो रिपोर्ट नहीं हो पा रहा, और जो रिपोर्ट कर भी रही हैं उसमें भी आप तो क्या, अगर एक आपके शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर भी औरत को ही ब्लेम करेगा तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? देखिए पुलिस का तो ये डिस्कोर्स ही नहीं है कि उसने विक्टिम डिस्कस करना है, क्राइम हुआ है वो एक्नॉलेज करना है और उस क्रिमिनल को पकड़ना है। विक्टिम को डिस्कस करता है जज, क्योंकि उसने फैसला देना होता है, तो उसने दोनों को डिस्कस करना होता है, सिचुएशन को। पुलिस का ये काम ही नहीं है कि जी आप बाहर क्यों थी, आप अंदर क्यों नहीं थी, आपके कपड़े कौन से थे, आपने फ्यूल क्यों नहीं चेक किया। चलो भाई फ्यूल पूरा होता, टायर फट जाता, फिर गाड़ी है, कुछ भी खराब हो सकता था, हम भी गाड़ियां चलाते हैं, कभी भी कुछ भी खराब हो जाता है जी, वो इग्निशन नहीं आ रहा, पानी चला गया, ये हो गया वो हो गया, 10 चीज़ें हो सकती हैं गाड़ी को, तो मशीन है। फ्यूल के ऊपर ले गया, रात को बाहर क्यों निकली, क्यों जी कोई टाइम है क्या दिन में रेप नहीं होते, दिन में लड़कियों को छुरियां नहीं लगी क्या हमारे मुल्क में, दिन में बच्चे अगवा नहीं होते क्या, कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है ना। क्राइम इसलिए है, अब देखें ये जो वाकया हुआ है, जो फ्यूचर के पोटेंशियल रेपिस्ट हैं जिन्होंने भी रेप नहीं किया है लेकिन उनमें शायद टेंडेंसी हो, उनकी सिर्फ हौसला अफजाई हुई है इस वाकये के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि जी पब्लिकली हैंग करना चाहिए, मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये निकली क्यों। ठीक है, और ये आराम से 50% इंटरनेट आपको यही राय देता हुआ मिलेगा कि वो बाहर क्यों निकली। तो आप ब्लेम जब विक्टिम पे डाल रहे हो तो आप जो क्रिमिनल है उसको मजीद इनकरेज कर रहे हो। तो जो फ्यूचर का रेपिस्ट है, अल्लाह ना करे, वो ये देख रहा है कि अव्वल तो मैं ये क्राइम करूँगा, 90% चांसेस है ये रिपोर्ट ही नहीं होगा क्योंकि बदनामी ही औरत की है, और अगर रिपोर्ट भी हो गया तो आम बंदा तो क्या, CCPO भी मेरी साइड पे होगा और औरत को ब्लेम करेगा, तो इससे क्राइम परपेचुएट नहीं होगा। तो हमारा रद्द अमल, आप देखें ना, आप रेपिस्ट हैं, ना आप चाहते हैं किसी का रेप हो, लेकिन ये जो आपने आराम से बैठ के घर में कमेंट कर दिया ना कि बाहर क्यों निकली, कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ है जिसने वो कमेंट पढ़ा और उसकी हौसला अफजाई हुई, तो कहीं ना कहीं आपका और हमारा भी हाथ होता है क्राइम में। तो सोसाइटी को अपना रद्द अमल, जुर्म को जुर्म समझें, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, क्या सूरत हाल थी, कपड़े क्या थे, वो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है कि भाई औरत के साथ ये ज्यादती हुई है, बात ख़त्म, पीरियड। ठीक है ना, तो आपने डिस्कशन नहीं करनी। और ये बड़ा अफसोसनाक हुआ कि एक शहर का पुलिस अफसर इतने बड़े लेवल का, उसने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कमेंट दिया, और उनको फिर 6 बार डिफरेंट चैनल से लिया, उनको 6 बार मौका मिला कि वो उसको अपने आप ये अपोलोजाइज करते, मगर वही टिपिकल बूमर मेंटालिटी कि नहीं हम बड़े, हम गलत थोड़ी हो सकते, तभी तो हम CCPO हैं, वरना आप होते CCPO। ये एक मेंटालिटी है हमारे यहाँ बड़े लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में, कि जी हम बड़े हैं तो हम सही हैं। तो अफसोसनाक बात की उन्होंने। और मुझे अच्छी तरह याद है, बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हुई थी, मैं दफ्तर में फंस गया था, शहर में हंगामे फूट पड़े थे, फिर मैं लेट नाइट घर आ रहा था पैदल, रास्ते में मुझे पैदल चलते हुए लड़कों ने लूट लिया, मोबाइल छीन लिया, नकदी ले ली, सब कुछ ले लिया। मैं वहाँ से जान छुड़ा के गया और उसके बाद मैं करीबी थाने में गया और मैंने उनको ये कहा, उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन चूंकि वो पैदल घूम रहे थे, एक तो होता ना बाइक पे लूट के बाइक लेके चले गए, तो वो तो फिर कहाँ से कहाँ निकल गए, वो पैदल खड़े हुए और जो आ रहा है लूट रहे हैं। तो मैंने पुलिस वाले को बोला, जी वहाँ पे लड़के बाकायदा खड़े हुए हैं, एक मोबाइल लेके जाए, मेरा रिकवर हो जाएंगी चीज़ें। पुलिस वाले ने आगे से बोला, यार आप बाहर क्या कर रहे थे, हालात ख़राब है। वो दिन है और आज का दिन है। फिर मेरे साथ जो भी वाक़या हुआ, मैं कभी थाने ही नहीं गया, बहुत मोबाइल छीने उसके बाद भी मैंने सिर्फ फ़ोन किया कंपनी को, जी सिम ब्लॉक कर दें, थाने जाना ही नहीं है। तो जब मेरी हिम्मत हार गई तो एक औरत जिसको पहले ही पता है कि उसको
टारगेट किया जाएगा और उसको ऊपर से नीचे एक्सरे उसका लिया जाएगा और फिर उसको उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, उसी को ब्लेम किया जाएगा, उसी पे ही जो है ना क्या क्या चार्जेस लगाने की कोशिश की जाएगी, तो वो तो कभी भी नहीं जाएगी थाने। तो ये जो रद्द अमल, जो हमारा बिहेवियर होता है ना टूवर्ड्स क्राइम, जो हम ऑनलाइन बड़े आराम से कमेंट कर देते हैं, वो आने वाले रेपिस्ट की हौसला अफजाई करते हैं। हमें उनकी हौसला शिकनी करनी है और यूनानिमसली हमने कहना नहीं जी ये गलत है। अगर मगर नहीं होता, अगर मगर नहीं होता जी, क्राइम हुआ है, बात ख़त्म, पीरियड। कि बाहर क्यों थी, ये क्यों था, महरम क्यों नहीं था? अरे महरम क्या कब्र में भी लेके जाते हैं? यहाँ तो कब्रों में के भी रेप हो जाते हैं, क्या मुर्दों के रेप नहीं हुए? मुर्दा औरतों के रेप नहीं होते? मुर्गी का रेप हो गया यहाँ पे। क्या आपने ये कहानी नहीं सुनी कि मुर्गी का रेप हुआ था? अब मुर्गी को कौन सा अबाया पहना है ये बता दे जरा, मुर्गी ने कौन सी जीन्स पहनी हुई थी? तो आप किस पे बात कर रहे हैं? महरम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई जिनका कोई नहीं होता तो क्या उनका रेप करते फिर हम? ये मच्छर कॉलोनी है कराची में, एक NGO है, एक जानने वाली, वो काम करती हैं, वो हर हफ्ते वहाँ से जो है ना उनको नौमौलूद बच्चे मिलते हैं कचरा कुंडी से, जिनको ज़िंदा बचाया जाता है क्योंकि लोग फेंक के चले जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न। उनको फिर पाला जाता है और उनको फिर पढ़ाया लिखाया जाता है, वो फिर बड़े होते हैं ताकि उनको भी ज़िम्मेदार शहरी बना सकें। अब उनमें लड़कियां भी होती हैं, अब उनका तो कोई नहीं, उनका तो कोई महरम नहीं। अब वो सड़क पे चले तो रेप कर दें, शलवार उतार दें उसकी। इज दैट व्हाट यू सेइंग? वो कहाँ से लेकर आए महरम? उसका तो कोई नहीं दुनिया में। तो विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना, ये हम बड़े आराम से कमेंट तो करके हम लेट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक बटरफ्लाई इफेक्ट ज़रूर होता है। गूगल ज़रूर कीजिएगा बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, कि ब्राज़ील में उड़ती हुई एक तितली के पर से जो हवा निकली है, वो हवा से फिर वो कहाँ कहाँ जाके कहीं का तूफान भी बन सकती है। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि आप जो आराम से कमेंट करके इधर उधर निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक असर होता है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी मूरू भाई के साथ, अल्लामा इकबाल का शेर लिखा, किसी ने उसकी गलत तशरीह की, किसी ने लिखा यार इसको मार देना चाहिए, और फिर उसका कत्ल हो जाता है फेक ब्लास्फेमी के केस में। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये है कि देखिए मेरी वीडियो हर तबके का बंदा नहीं सुनता, चाहे मैं जितनी भी आवाज़ लगा लूँ। सबकी अपनी अपनी एक रीच है, अपनी अपनी ऑडियंस है। सबसे ज़्यादा जिनकी सुनी जाती है वो है हमारे दीनी हजरात जो हैं, उनकी जो आउटरीच है वो मासेस के लेवल तक है। ठीक है, ये उनका काम है, माशरा बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी है। अब मसला क्या है, हमारे मुल्क में जो है ना औरत की कोई इज्जत नहीं है। लोग कहते हैं जी औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी दुपट्टा टायर में आ रहा होता है हम आवाज़ लगा लेते हैं, जब दरवाजे पे फंसा होता है बस यहाँ तक इज्जत है। या कहते हैं कि जी बहन के घर पानी पीना हराम है लेकिन बहन की जायदाद खा जाते हैं, यहाँ तक इज्जत है। ठीक है ना, वैसे औरत को हम जूती पे रखते हैं, बस क्या अच्छा प्रेग्नेंट है चले जी सीट दे दी, मतलब हमारे जी हुकूकुल बात पूरे हो गए औरत को, ऊपर से नीचे एक्सरे करके तिक्का बना लें वो कोई मसला नहीं है। तो दीनी हलकों में जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है औरत को, विलन पोर्ट्रे किया जाता है, आपके मुल्क की 51% आबादी को अगर आप जूते की नोक पे रखेंगे आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो आपने औरत का इमेज क्या बनाया हुआ जी, सैलाब आ गया जी उसने जीन्स पहनी थी तभी आया है, कराची डूब गया ये किसके डांस से आया है? भाई माहौलियाती फैक्टर भी कुछ चीज़ होती है, क्लाइमेट चेंज भी कुछ चीज़ होती है, नहीं जी सब औरतों पर डाल दे। तो आपने औरत को इतना विलन बना दिया। अच्छा, हीरो औरत कौन है? माँ की सूरत में है, बीवी की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, या बहन की सूरत में है। यानी वही औरत जो किसी ना किसी रिश्ते में किसी मर्द से मुंसलिक है उसी की इज्जत करनी है। अगर माँ है तो बाप भी होगा ना, अगर बीवी है तो शौहर की बीवी है, अगर बहन है तो किसी भाई की। यानी वो औरत जो किसी मर्द से मुंसलिक है वही इज्जत के काबिल है, जिसका कोई नहीं है। जैसे मैंने बताया मच्छर कॉलोनी में जो बच्चे मिलते हैं लावारिस, उनका कोई नहीं है तो उनको क्या करें फिर हम? तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अवाम को वो माइंडसेट चेंज करें, औरत को उसका वो मकाम दें, उसको वो इज्जत दें जिसकी वो हकदार है। अब इसको आपको फेमिनिज्म के नाम पे लोग समझते हैं जी फेमिनिज्म क्या है जी, स्लीवलेस पहन के सिगरेट पीना और टांग पे टांग रख के बैठना और टांगे खोल के बैठना, ये फेमिनिज्म है। ये नहीं है भाई, ये आपकी अपनी डेफिनेशन है जो आपने देखा, आपको लगा कि अच्छा शायद वो औरतें मांगनी कि हमें जी टांगे खोल के बस में बैठना है, ये फेमिनिज्म है। ये नहीं है भाई। बराबर के हुकूक, उनको इंसान समझा जाए, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि भाई हम भी इंसान हैं। हमने औरत को इंसान ही नहीं समझा हुआ, खेती बोलते हैं हम तो बड़े मजाक में जी हाँ जी 4 शादियां कर लेंगे। वो एक मैं बयान सुन रहा था कि जी अंग्रेज, वो छोड़े मैं उस तरफ नहीं जा रहा, फिर वो नाराज़गियाँ हो जाती हैं दूसरे हलकों में। तो जी हमने तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बनाया हुआ है
कि जी बस इससे तो हमने सिर्फ बच्चे निकालने हैं और इसका कोई रोल नहीं है, इसने तो रोटियां पकानी है, ये करना है वो करना है। क्योंकि कौमों की तरक्कियां जो है ना, जब तक औरतें शाना बशाना नहीं होंगी, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सिंगापुर की जो वज़ीर आज़म है, या सदर में गलत ना बोलूँ, मिस हलीमा सुल्तान, उन्होंने 2004 में शौकत अजीज़ साहब को कहा था कि अगर पाकिस्तान को सिंगापुर बनाना है तो जब तक औरतें साथ काम नहीं करेंगी आप नहीं बन सकते। आज बांग्लादेश हमसे इतना आगे निकल गया, आप उनकी वुमेन वर्क फोर्स देखें, उन्होंने औरतों को पढ़ाया भी है और औरतों को काम पे भी लगाया, तो मुल्क खड़ा हो गया। देखिए साथ ही चलेंगे तभी होगा। हमने जी दीवार से लगाया हुआ है कि जी ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, वर्क औरतें काम नहीं कर सकती, इस तरह के आप देखते हैं बयानात आ रहे होते हैं कि जी वर्किंग वुमेन है, फिर लेडी डॉक्टर भी चाहिए, औरत काम भी ना करे बीवी के लिए लेडी डॉक्टर भी चाहिए, मर्द हाथ ना लगाए। ये दोगली पॉलिसी। देखें, आप रेपिस्ट माइंडसेट बना रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं जी रेप हुआ है तो फिर कैपिटल पनिशमेंट भी चाहिए। आप वो माइंडसेट ही बनाना छोड़ दें, रूट पे जाएं, फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। हम हमेशा जो है ना रिएक्शनरी, अच्छा रेप किया लटका दो, अरे रेप प्रिवेंट करना है, वहां तक बात ही ना है, उनके दिलों में डर डालो कि जी हम डेफिनेटली पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली पकड़े जाएंगे, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, हम बच ही नहीं सकते। मैंने आपको कहा ना, क्राइम इसीलिए होता है क्योंकि माहौल साजगार होता है कि यार 90% तो औरत रिपोर्ट ही नहीं करेगी, तो मेरे ऑड्स कितने अच्छे हैं। एक तो होता है 50-50 ऑड्स, यार ये लगेगा या नहीं लगेगा, एक होता है 90:10, मिनिमम 10% चांस। अगर रिपोर्ट भी किया तो प्रोसिक्यूशन का इतना बुरा हाल है, वो प्रूव ही नहीं कर पाएगी, और मैं इसको ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, धमकी लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी, औरत प्रोटेक्ट ही नहीं है। तो जहां आपके मुल्क का 51% इतना वल्नरेबल है कि चलते फिरते, और आप इस वाकये में एक चीज़ देखें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक होता है प्री मेडिटेटेड अटैक। जैसे अगर आपकी किसी खातून से दुश्मनी है, आपको उनसे प्यार था, उन्होंने आपकी मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी कर ली, आपने जी जहन में ठान लिया कि जी मैंने इसका रेप करना है, तो आप पूरी करते हैं प्लानिंग कि जी शौहर कब घर से निकलता है, बच्चे कब स्कूल जाते हैं, अकेली कब होती है, आप पूरी प्लानिंग करके जी आप इस तरह का अटैक करते हैं। ये तो था गाड़ी ख़राब है, कोई लोग आए, अच्छा औरत है, चलो जी रेप कर देते हैं। आप सोच रहे हैं थिंकिंग का लेवल। लूटने आए थे, चलो भाई लूट लिया, जाओ, अच्छा हम लूट लिया, हम और भी कर सकते हैं, चलो और कर लेते हैं। कितना कैजुअल बिहेवियर है ये कि हम ये काम कर सकते हैं, और ये भी नहीं सोचा कि किसी के बच्चों के साथ, वो बच्चे ज़िंदगी भर के लिए स्कार हो गए, उनकी कौन थेरेपी करेगा, कौन पूछेगा भाई। तो अपना बिहेवियर बदलें, क्राइम्स के अगेंस्ट अपना बिहेवियर बदलें, औरत को इंसान समझना शुरू करना पहला स्टेप है। कंसेंट तो आप कब सीखेंगे, वो तो बहुत बात की है, वो तो शायद 50 साल बाद। मैं तो बुनियादी बात कर रहा हूँ कि पहले आप उसको इंसान समझना शुरू करें, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर ना समझें कि मेरे बच्चे की पैदा करने वाली मशीन है, या मेरा खाना बनाने वाली है, या मेरा सर दबाने वाली। उसको आप इंसान का दर्जा दें कि जो मेरे हुकूक हैं वही उसके भी हुकूक हैं। वैसे आप पूरा इस्लाम आपको याद होता है 4 शादियों तक, हुकूक पे आके आपको कुछ नहीं याद आता। तो अपना ये बिहेवियर, ये सेलेक्टिव आइडियोलॉजी, इससे बाहर आए और उसको इंसान समझें, और उसको वही इज्जत और वही राइट्स दें जो कि आप चाहते हैं कि अगला आपकी बेटी आपकी बीवी को दे। अगेन ये रिलेटिव हो तभी समझ आता है लोगों को, क्यों अकेली को नहीं देना, जिसका कोई नहीं है उसको नहीं देना। कहते हैं ना कि जी वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बहन थी, क्या ज़रूरी है उसका कोई रिश्ता हो तभी आपने उसको डिसेंट वे में मतलब आपने एक्ट करना है? अगर कोई लावारिस तो है नहीं, फिर आप छोड़ दो, कुत्तों की तरह आप जो है ना अटैक कर दो उस पर, क्या ये मतलब है? तो प्लीज़ अपना बिहेवियर बदलें, विक्टिम ब्लेमिंग से बिल्कुल बाहर आ जाएं। क्राइम हुआ है, क्रिमिनल के ऊपर सारा ब्लेम डालें। औरत की शलवार में इज्जत किसने रखी भाई? मैंने रखी, आपने रखी, क्यों रखी? उस पर ब्लेम, जिसने अटैक किया उसकी इज्जत जाननी चाहिए। वो क्यों चौड़ा सीना करके जो है ना कोर्ट में चलता हुआ है कि जैसे बड़ा कारनामा किया, उसको शर्म दिलाएं। इसको आप सोसाइटी से क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं कि अब तो इसकी शादी भी नहीं हो सकती, इसको तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, ये तो अब कलंक हो गया है। तो जहाँ ये बिहेवियर होगा ना कि जो कर रहा है उसको तो आपने साइड पे लगा दिया, उस पर ही शुरू हो गए, तो बहुत अफसोस की बात है। और फिर मामलात सुधरेंगे नहीं, फिर आप जितनी भी ख्वाहिशात कर लें, जी संसार होगा, ये होगा, वो होगा, वो तो बहुत एंड की बात है। पहले तो उसका पहली स्टेज तो पूरी करो, पहले आप उसको इंसान समझना शुरू करो, फिर उसको वो इज्जत दो, वो मकाम दो, वो कॉन्फिडेंस दो कि कल को खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कोई वाकया होता है तो वो जज नहीं की जाएगी, वो आराम से खुद से चल के थाने जाके बैठ के इज्जत के साथ
रिपोर्ट करा सकती है, और जो रिपोर्ट लिख रहा है वो उसको जज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी का पार्ट नहीं है कि मैडम आप बाहर क्या कर रही थी। जैसे मुझे बोला ना यार आप बाहर क्या कर रहे थे, ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरे साथ क्राइम हुआ है, उसको सॉल्व करो, दैट इज़ योर जॉब। तो ये उनको भी सीखनी चाहिए, फोर्स को भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, और आवाम भी ये चीज़ समझे कि विक्टिम ब्लेमिंग से जो है ना आप मज़ीद क्राइम परपेचुएट करते हैं ना जाने में, क्योंकि क़यामत में हम सब की पकड़ है। अल्लाह के पास जो सुपर कंप्यूटर है ना उसमें सब फीड हो रहा है। तुमने कब कमेंट किया, उसका रद्द अमल किसने क्या लिया और किसने क्या क्राइम किया, आपको तो पता ही नहीं है। हम कितने गुनाह समेट रहे हैं, बड़े आराम से कमेंट करके पीछे करके लेट जाते हैं। आपकी बात का कोई ना कोई वज़न ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं वो बात सीरियस ली जा रही होती है। इसीलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जब मुझे पता है कि लाखों लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी कोशिश होती है इंतहाई बैलेंस और ऐसी बात की जाए कि गैर जिम्मेदाराना बात ना हो। वरना बातें तो मुझे हर किस्म की आती, मैं आराम से बैठ के कर सकता हूँ, मगर वो फिर अनफेयर हो जाएगा। तो इसी तरह आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है बहैसियत शहरी। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वाक़यात ना हो, तो सबसे पहले इन वाक़यात की मज़म्मत करना सीखें, ना कि ये कि वो बाहर क्यों निकली, उसके कपड़े क्या थे, गाड़ी कौन सी थी, फ्रांस ही थी। CCPO साहब ने कहा कि जी वो समझी कि फ़्रांस से इसलिए रात को बाहर निकल गई। इकरारुल हसन साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जी वो शायद फ़्रांस समझ के नहीं निकली थी रात को, वो शायद ये समझ के निकली थी कि मैं रियासत मदीना में बाहर निकल रही हूँ। तो हमें क्या रियासत मदीना बनना है या फ़्रांस बनना है, और फ़ैसला आपके ऊपर है। कोई बात बुरी लगी हो, मैं दिल से आपके से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी नहीं था, और अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली, मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। और अपना ख़्याल रखिएगा, और आई होप कि इससे हमें हमारी कुछ इस्लाह हो और कुछ सीखने को मिले, और हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात कम से कम हो जाएं। दुआ है, आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।